मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषु ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली में जो परेशानी है उसी से संबंधित में आपका मार्गदर्शन करता है। मैं आपको खुले दिल से कहता हूं, आप जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष से और मैं आपका मार्गदर्शन शास्त्रों के अनुसार करूंगा। आप वैसे भी अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के आधार पर है और कहीं ना कहीं लिखित रूप में प्रमाणित है। दर्शकों, आज हम विचार करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। मैंने पहले अपने एपिसोड 71 में और कई बार भी बताया गया है। क्या है महत्वपूर्ण? हर आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। जब हमारे बच्चे या हम कोई भी हो, जब जवानी की देहली पर कदम रखते हैं तो हमको जरूरत होती है विवाह संस्कार की। और विवाह संस्कार के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है दोनों बच्चों का कुंडली मिलान करना और कुंडली मिलान के साथ साथ उनके जो उससे संबंध में अशुभ प्रभावी ग्रह हैं या शुभता दे रहे हैं, जो किसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी का कारण बनेंगे, तो विवाह से पहले ही उन पर विचार कर लेना बहुत ही अनिवार्य है, वरना आपको धोखा होगा और मधुरता में कमी नहीं होगी और कोई भी तलाक आदि या कुछ भी हो, मतलब दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य बन जाएगा। तो जरूरी बात है, उससे हमको पहले अष्टगुण उत्तरी भारत में एक प्रचलन है। अष्टगुण के आधार पर आज जो हमारे गुरुजी या पंडित जी या आप एप्स के थ्रू जो मिला लेते हैं, बोला 26.5 गुण मिल गया और शादी कर लो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, बहुत अति उत्तम है, वो बाद में धोखा खाते हैं। बाद में धोखा खाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने अगर पहले से अपनी आंखें और अपना दिमाग नहीं खोला तो धोखा खा जाओगे। मैंने अपने अनुभव में देखा है, 26.5 तो क्या 30-32 गुण मिलने के बाद भी तलाक होते हुए मैंने देखा है और मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको बहुत बताया है। फिर मेरे पास कुंडली आई है कि उनका तलाक हो गया। वो उनको जानने की इच्छा रही कि हमारा तलाक किस वजह से हुआ, क्या कमी थी। हमने बहुत पंडित जियों से हमने विचार विमर्श किया, लेकिन कहीं संतुष्टि नहीं हुई। होता है, मैं भी ये बोलता हूं कि गुण मिलान या इस तरह की स्थितियां आप एक से नहीं 3 से सलाह आदि लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सर्वज्ञानी कोई नहीं है। तो उसी संबंध से लेकर के हम विचार करते हैं गुण मिलान और कुछ जो शुभ अशुभ योग जो है उनके ऊपर विचार करेंगे। दर्शकों, यह कुंडली का 12 भाव का ख्वाखा है और आज हम बात कर रहे हैं गुण मिलान की। तो अष्टकुल मिलान तारा पद्धति के आधार पर किया जाता है, राशि के आधार पर किया जाता है। उसके साथ साथ सप्तम भाव, ये सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, इसकी शुभ स्थिति देखना बहुत ही अनिवार्य है और शुक्र की स्थिति भी देखना अनिवार्य है और लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति देखना भी अनिवार्य है, ताकि आगे दाम्पत्य जीवन आपका नरक तुल्य ना बने। और इस संबंध में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। पहले पुरुष जातक का जन्म 30 जुलाई 1983 कृष्ण पक्ष 5 उत्तरपाद नक्षत्र 3 शनिवार को हुआ। ये वर यानी पति की कुंडली है। उसके बाद कन्या की 30 जुलाई 1979 शुक्ल पक्ष है, हस्तचरण 3 सोमवार, वधु की कुंडली है। नक्षत्र राशि के आधार पर गुण मिलान में ये 8 गुण आते हैं। पहला वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी, ये 8 गुण होते हैं। 8 गुणों का मान 36 गुण है। 36 में से इन्होंने 26.5 की गुण की प्राप्ति की और किसी हमारे गुरुजी ने या पंडित जी ने या उन्होंने खुद ही ऐप में ऐसे देख कर, क्यों ऐप भी बहुत चल रहे हैं, तो बस मंजूरी दे दी, शादी कर लो, शादी हो गई। वो देने वाले कौन है? विधाता का ही एक नियम है। शायद
उनका कल्याण विधाता ने नहीं करना होगा। मैं हमेशा इसके पीछे मानता हूं, कर्म का फल मानता हूं। दर्शकों, वर्ण का एक गुण है, वर्ण साधारण से बात है। 12 राशियों को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। कर्क और वृश्चिक और मीन राशियां ब्राह्मण वर्ग में आती हैं, क्षत्रिय में मेष, सिंह और धनु आती हैं, और वैश्य में वृषभ, कन्या और मकर आती हैं, और शूद्र में मिथुन, तुला और कुंभ राशि आती हैं। तो वही एक जाति वाला सा हिसाब है, राशियों की जाति, आदमी की जाति नहीं, राशियों की जाति का एक वर्ण है, एक प्राप्ति इन्होंने किया। लेकिन उसमें अगर 0 भी होगा तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन इतना नहीं है जो कि बाकी जो मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है वश। वश के 2 हैं। गाड़ी गृहस्थी की तभी चलती है जब पति पत्नी एक दूसरे के वश में हो, और वश में हो करके रह के काम करें, और एक दूसरे के मन में मित्रता हो तो अच्छी गाड़ी चलती है। अगर यहां पर 2 में से एक आया, 2 में से एक आया वैर है, आधा आया तो भक्ष है, खाने वाला खा जाएगा, और 2 अच्छा माना जाता है। 2 में से 2 आ गया तो ठीक है, वो चलेगा। अगर ये गड़बड़ भी हो गया तो भी दिक्कत नहीं है, उनका झगड़ा वगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं, इतना ही फर्क पड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण आगे है, तारा पद्धति में नक्षत्र के हिसाब से एक दूसरे की नक्षत्र को नापते हैं, और जितने नक्षत्र आते हैं अगर 9 से ज्यादा है उनको भाग दिया जाता है, तो शेष 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। बाकी दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे आता है योनि। योनि बहुत ही महत्वपूर्ण कूट है। मैंने पहले तो महत्वपूर्ण बताया, आगे इसके साथ लगा दिया बहुत ही महत्वपूर्ण कूट है। क्यों है? इस योनि से शारीरिक गठन, दाम्पत्य भोग विलास की प्रवृत्ति एवं संतान आदि पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आप ये मानिए, अब योनि का मतलब कैसे है? जैसे आम लोगों ने आप देखा होगा, नेवला और शप दोनों योनि है। अगर जहां जिसकी होंगी तो उनमें शप और नेवला की तरह से झगड़ा होगा, नहीं होगा। और जब विवाह हो गया तो दाम्पत्य सुख में भोग विलास का कहीं स्थान नहीं है, उसमें त्रुटता है, तो मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं है। तो ये योनि कूट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम 2 पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन 3 मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कूट आता है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री यह कूट सभी श्रोमणियों से 8 जो कूट है उन सब में से श्रोमणि माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका कारण यह है कि मित्र भाव होने पर दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य रहता है, जो कि एक सफल दाम्पत्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनकी ग्रह मैत्री आपस में नहीं होगी, दोनों में शत्रुता होगी, तो बात नहीं मिलेगी। आपके अगर 32 भी गुण मिल रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, ग्रह मैत्री जरूर चाहिए। हां, ग्रह मैत्री 5 होते हैं, अगर 3 और 4 मिलते हैं तो उसका एक विकल्प है, लग्नेश दोनों के मित्र भाव के एक तत्व के होने चाहिए, तो बात बन जाती है। अगर ग्रह मैत्री आपका अच्छा है तो एक योनि को छोड़ के बाकी ये ऊपर वाले तीनों भी चलेंगे, कोई आवश्यकता नहीं, गाड़ी चल जाएगी। योनि तो बहुत जरूरी चाहिए। तारा वश वन, अगर योनि अच्छा है और ग्रह मैत्री अच्छा, गाड़ी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? झगड़ा ही नहीं होगा, मैत्री भाव से रहेंगे, कोई बात नहीं। एक ने कुछ कह दिया तो सुन लिया, फिर चुप हो जाएगा, ऐसा बात सुन लो। गण भी 3 ही तो गण होते हैं, राक्षस, देव और मनुष्य, ये उसकी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, और दोनों का एक ही गुण होता है तो बड़ा अच्छा रहता है। तो ये भी बात अच्छा है, सारी है। लेकिन अगर ग्रह मैत्री अगर पूरा मिल जाता है तो गण की भी आवश्यकता नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसका भी परिहार, उसका भी दोष, अगर 0 भी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है तो अपने आप हो जाता है। ग्रह मैत्री सबसे श्रोवणी है। आगे आता है भुकुट। भुकुट दोनों की राशि को उनको दर्शाता है, दूसरे 12वें है या छठे 8वें है, तो उस तरह से उसमें अगर दूसरे 12वें होगी, यानी दूसरे 12वें होगी या छठे 8वें होगी, तो उसमें
दूसरे 12वें में निर्धनता भी आएगी, छठे 8वें में झगड़ा होगा, और 5वां 9वां पंचम 9वां दोनों की राशि होगी तो संतान के लिए हानिकारक होती है। बाकी तो ठीक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी जरूरी है। नाड़ी, नाड़ी भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया? योनि बताया, मैत्री बताया, फिर नाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विवाह जो कर रहे हैं किस काम के लिए कर रहे हैं? वंश वृद्धि के विवाह कर रहे हैं, दाम्पत्य सुख के विवाह कर रहे हैं। अगर ये नाड़ी दोष हो गया तो एक दूसरे की नाड़ी, दूसरे की खाल खींचते मृत्यु भी हो जाती है, और उनके हार्मोन्स बदली हो जाते हैं और संतान अयोग्य मिलती है। वंश तो आप चला ही रहे हैं, लेकिन आपको ऐसी संतान दें अच्छे कर्म करके, ताकि वो आगे देश समाज का भी नेतृत्व करे। तो नाड़ी दोष भी अपने आप में बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको इनमें से ग्रह मैत्री मैंने बताया 5, नाड़ी मैंने बहुत जरूरी बताया 8 और 5 13, योनि मैंने बताया 13 4 17, एक दो तो इसमें ही आ जाएगा, 18 मिल जाएगा तो शादी की है। लेकिन ये आवश्यक है, योनि, ग्रह मैत्री, नाड़ी, ये अति आवश्यक है, ये होना चाहिए। अगर आपके ये नहीं है, मैत्री नहीं है, तो बात नहीं बनेगी, झगड़ा होगा। 26 डिग्री मिलने के बाद झगड़ा हुआ, तलाक हो गया। अब इसके साथ साथ हम अष्टकूट मिलान में 18 पर सहमति दे देते हैं, लेकिन 18 में से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। नाड़ी के 8, मैत्री के 8 और 5 13, योनि के 4, योनि के 4 13 17, और एक दो इनमें से कहीं मिल जाएगा। 18 हो गया, 18 19 हो गए, वल्ले वल्ले हो जाएगी। कोई ज्यादा 26 की जरूरत नहीं है, और आपने 30 भी ले लिया और ये सब नहीं है तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये कूट की बात आ गई। उसके बाद आते हैं कुछ ग्रह योग। किसी भी कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी पर अशुभ प्रभाव दाम्पत्य सुख की हानि करता है। कोई भी कुंडली हो, चाहे स्त्री की हो कुंडली की हो। सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव है। पति की कुंडली में सप्तम भाव पर शनि का नीच का प्रभाव है, और सप्तमें से मंगल सूर्य से अस्त है, और शनि 4 डिग्री शनि भी यहां पर दे रहा है, यानी मंगल पर सूर्य शनि का प्रभाव है, और दोनों पृथक कारक हैं। तलाक की बात तो आएगी। सप्तमें अस्त भी है और सूर्य शनि के प्रभाव में पृथक कारक ग्रह है। अस्त हो गया, अस्त भी हो गया, तलाक भी हो गया, तो घर कैसे बचेगा? पति की कुंडली में सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव, सप्तमेश शनि लगन में बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह है, शत्रु राशि में है। अगर सप्तमेश आपका किसी भी कुंडली में लगन में बैठा हुआ क्रूर ग्रह शत्रु राशि में है, तो दर्शक, और शत्रु राशि में तो होगा ही, क्यों? आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो क्रूर ग्रह है, तो ऐसा जातक में प्रेम भाव होता ही नहीं है। उसके जो विचारधारा बिल्कुल ही अलग होती है। प्रेम नाम की कोई उसकी चीज नहीं होती। और यहां पर सप्तमेश शनि लगन में बैठ गया। जब सप्तमेश लगन में बैठता है तो कामवृत्ति बढ़ा देता है, और फिर राहु से पीड़ित आ गया तो चरित्र भी कमजोर हो जाता है। तो सप्तमेश पर राहु का प्रभाव और सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव, और साथ साथ इस कन्या के लिए शुक्र भी अस्त हो गया, द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, तो सहवास सुख का भाव है, शुक्र भी अस्त हो गया, और कन्या के लिए गुरु भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में है, तो गुरु भी अस्त हो गया। तो सप्तमेश पर अशुभ प्रभाव, सप्तम भाव पीड़ित, गुरु शुक्र अस्त, सप्तमेश लग्नेश परस्पर दूसरे बार में। दूसरा सप्तमेश लग्नेश, सप्तमेश शनि और लग्नेश सूर्य परस्पर दूसरे बार में। सूर्य द्वादश भाव में है और सप्तमेश लगन में है, तो एक दूसरे से दूसरे बारहवें में है, यानी सूर्य से द्वितीय में सप्तमेश आ गया, या शनि से द्वादश में सूर्य आ गया। इसको बोला जाता है परस्पर दूसरे बारहवें दाम्पत्य कलह का कारण होगा, और ऐसी स्थिति तलाक तक पहुंच सकती है। तो हो गया, पहुंच गई। ये मैंने इस कुंडलियों में आपको बताया क्या गुणों में कमी आई और क्या इस कुंडली में कमी आई जो तलाक हो गया। अब साधारण तौर पर मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए बड़े आराम से। सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पाप प्रभावित नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे से दूसरे 12, छठे 8वें ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वर्ग के सप्तम स्थान का स्वामी, वर्ग के सप्तम स्थान का स्वामी, वर्ग के सप्तम स्थान का स्वामी का उच्च स्थान हो और वह कन्या की राशि हो,
कन्या की यानी वर्ग के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, वर्ग के सप्तम का स्वामी मान लिया मिथुन राशि में है और मिथुन राशि कन्या की है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। दूसरा, कन्या की राशि वर्ग के सप्तमेश का यानी कन्या की जो भी राशि आए वह वर्ग के सप्तमेश का उच्च राशि का स्थान हो तो भी विवाह मंगलकारी होगा। वर्ग का शुक्र जैसे सिंह राशि में है, वर्ग का शुक्र सिंह राशि में है, मान लिया वर्ग का शुक्र जिस राशि में है और वही राशि कन्या की है तो भी विवाह में कल्याणकारी होगा। वर्ग के सप्तमेश का नीच स्थान यानी वर्ग का सप्तमेश मंगल है, इसका नीच स्थान करक राशि है तो कन्या की राशि करक होगी तो भी विवाह मंगलकारी होगा। वर्ग का सप्तमेश यदि कन्या की राशि में हो, वर्ग का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कन्या की राशि जैसे कन्या यानी ये वधु की राशि कन्या राशि है तो कन्या की राशि में ही हो तो भी विवाह कल्याणकारी होगा और वृद्धि होगी। वर्ग का लग्नेश तुला है, मान लिया वर्ग तुला लग्न का है तो वर्ग का लग्नेश जिस राशि में होगा और वह राशि वर्ग का लग्नेश जिस राशि में हो और वह कन्या के लगन की एक ही राशि हो यानी वर्ग का लग्नेश और कन्या का लग्नेश एक ही राशि में या एक ही तत्व हो तो कल्याणकारी होगा। यहां तो ये भी शत्रु है, एक शुक्र है एक सूर्य है तो कैसे होगा। और मैंने जो पीछे अन्य बताए इसमें कहीं पर भी कल्याणकारी का योग नहीं बन रहा है। तो मैंने आज आपको ये 5-7 बताए, इससे पहले मैं बहुत बता चुका हूं और पूरे बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप मेरा 71 आदि कोई भी वीडियो देखिए तो आपको मिल जाएगा। तो दर्शकों, गुण मिलान के साथ साथ ग्रहों की स्थिति देखना अनिवार्य है वरना पछताना पड़ेगा। मैंने आज एक पुरुष एक स्त्री की कन्या की कुंडली का गुण मिलान के साथ साथ क्या क्या कमी है, उनके ग्रह दोष क्या क्या है और किस वजह से तलाक हुआ ये हो गया। उपाय सुन लीजिए। उपाय पुरुष हो या कन्या हो, कुंडली का पहले विश्लेषण करना चाहिए और जो योग बनते हैं उनका उपाय करके और उसके अनुरूप हमारे धर्म गुरु को उसको सुझाव देना चाहिए कि क्या क्या उपाय करे। वो अलग अलग कुंडली के लिए अध्ययन करने की बात है। यह वीडियो में मैंने आपको गुण मिलान और उससे संबंधित कुछ बातें बताई हैं जो कि विवाह से पहले सोचनी चाहिए और कुंडली का विश्लेषण जो आता है उसके हिसाब से उसको करके फिर जैसा धर्मगुरु बताते हैं, जो योग बताते हैं उनका उपाय करके फिर आगे शादी करनी चाहिए। मैंने आज एक पुरुष और स्त्री जिसका कि तलाक हो चुका उसके विषय में आपका मार्गदर्शन किया और मैं हर वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि कन्या के लिए मैं गुण मिलान बिना किसी शुल्क के करता हूं। और फायदा क्यों नहीं उठाते, मैं आपको व्हाट्सएप करके भेजता हूं। अगर मेरे गुण मिलान में कोई भी अगर कुछ कमी निकाल दे, देखिए वैसे तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो मैंने गुण मिलान किया है अगर उस पर आप चल गए तो मैं जरूर कहूंगा आपका जीवन सफल होता चला जाएगा और अवश्य ही आप इसका फायदा उठाएं। दर्शकों, मैंने एक पुरुष एक कन्या की कुंडली का गुण मिलान के साथ ग्रह दोष का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और दर्शकों आप ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मद है, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, 30-30 पेज हो जाते हैं। जरूरत है संपर्क करने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपका आसान करता है। जरूरत है उसका फायदा उठाने की। दर्शकों फिर कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।